अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? चलें, परफेक्ट है। देखिए, इस ग्रैंड प्रैक्टिस सेशन का जो एजेंडा है, ठीक है, वो डेफिनेटली जो है वो हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि पास्ट पेपर्स के अंदर और जो एग्जामिनेशन का सिनेरियो है। देखें, याद तो सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि जब आप अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो आपसे अटेम्प्ट नहीं होता, ठीक है, और जब अटेम्प्ट होता है तो शायद विद इन टाइम अटेम्प्ट नहीं होता। फिर पे करने का इशू होता है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो सही है या नहीं है। इसी तरह से जो और इश्यूज होते हैं वो ये इशू होता है कि भाई फॉर एग्जांपल जो आप ड्राफ्ट कर रहे हैं कि वो आपने सही किया है या नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल इश्यूज हैं कि जो जनरली हम फेस कर रहे होते हैं। तो इस सारे सिनेरियो को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो कुछ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो इस सेशन को रखा गया है कि हम कुछ पास्ट पेपर्स, कुछ रीसेंट पास्ट पेपर्स को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, और टॉपिक वाइज नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज करते हैं तो आप एक जो है वो एक प्री कंसीव माइंड सेट के साथ आप बैठे हुए होते हैं। इसीलिए कल जब स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि भाई आप कौन से टॉपिक कराएंगे, तो मैंने टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं की, ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स पे जाएंगे तो आप ज़ाहिर है, अगर मैं कहूँगा मीटिंग्स करेंगे तो आप मीटिंग्स का याद करके आ जाएंगे। लेकिन जब हम एक डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर चलते हैं तो फिर आपका जो है वो माइंड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। एनीवेज, तो आज का एजेंडा यही है। देखिए, अब जब आप एग्जामिनेशन सिनेरियो की बात करते हैं तो आपके पास कुछ होता है रीडिंग टाइम, ठीक है, और कुछ होता है अटेम्प्ट करने का टाइम, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली जो है वो रीडिंग टाइम अलग से नहीं लेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हर मार्क के अगेंस्ट 1.8 मिनट्स है तो हम 1.5 मिनट्स के अंदर क्या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और इसी के अंदर हमें रीड भी करना है, इसी के अंदर हमें अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप जो है फिजिकल क्लास में नहीं बैठे हुए, वरना मैं जो है वो देखता वहाँ पे मॉनिटर करता कि कौन अटेम्प्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, जाहिर है अगर आप बैठे हैं एक सेशन के अंदर तो आप इसको फुली जो है वो यूटिलाइज करें, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक एक क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करें, आंसर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप स्ट्रेट अवे जो है वो अटेम्प्ट करें, और जब अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम स्प्रिंग 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग 2020 के अंदर दो आपके पास पार्ट्स थे, मर्केंटाइल लॉ का, कंपनी लॉ का, ठीक है। मैं डेफिनेटली कंपनी लॉ के एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास जो है वो 10 मार्क्स का जो है वो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस 10 मार्क्स के का मतलब ये है कि आपके पास हर मार्क के अगेंस्ट कितने मिनट हो गए, 1.8, लेकिन हम 1.8 से नहीं करेंगे, हम 1.5 से करेंगे, यानी कितने कितने मिनट्स हो गए हमारे पास, कितने हो गए भाई, ज़ाहिर 15 मिनट हो गए, ठीक है। तो अब जो है वो क्विकली इसे 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 जो है वो अटेम्प्ट करें, ठीक है, रीड करें, इसे अटेम्प्ट करें। आपके पास जो है वो टाइम है, ठीक है, हम पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे, और जैसे ही आपका अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बगैर किसी डिस्कशन के साथ, बगैर कुछ किए आप जो है वो, और जहाँ जहाँ जो डिस्कशन की चीज़ें आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करता रहूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो ये पास्ट पेपर्स जब अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। जल्दी से जो है वो इसे अटेम्प्ट करें और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चले, ग्रेट, ठीक है। अब ये सब अपनी अपनी इवैल्यूएशन खुद करेंगे, ठीक है। जिसने की पॉइंट्स लिखे हैं इसका मतलब वो ये समझ जाए कि आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर की पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग करने की एबिलिटी नहीं रखते 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो ड्राफ्ट करें, ताकि पता चले कि भाई ड्राफ्टिंग में कितना टाइम लग रहा है। एनीवेज, तो इसका मतलब एग्जामिनेशन के अंदर अगर जैसे की पॉइंट्स लिख के अटेम्प्ट किया है अभी, उसको 15 मिनट नहीं, कम से कम 25 मिनट जो है उसको ड्राफ्टिंग में लगेंगे। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ जो पोर्शन है एग्जाम पेपर का, पास पेपर का, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो आप जो है वो छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, चले हम स्टार्ट करते हैं। A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to the large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. ठीक है, ये जनरली देखें इस तरह की जो क्वेरीज आती रहती हैं कि जब आप जो है वो कोई नया काम स्टार्ट करते हैं और आप कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही है, अब इंजीनियर्स को क्या पता लॉ के बारे में, ठीक है, इसलिए वो आपके पास आए।
advise the team of engineers in respect of the above matters in the light of the Companies Act 2017. ठीक है, ये मेन सवाल है. अच्छा, अब इस इनके कंसर्न्स कहाँ पर है. However, the engineers are not certain about the following matters: registration and signing of articles. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड द टर्म ऑफ ऑफिस. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट के बारे में बताना है और रिटायरमेंट के बारे में बताना है, क्योंकि टर्म का मतलब तो यही है ना कि कब तक जो है वो ये अपनी पोजीशन के ऊपर रहेंगे. तो लेकिन हम पहले क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, की पॉइंट्स क्या होंगे, जल्दी से जरा बता दें. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, सबसे पहली बात ये कि कंपनी कौन सी है. ये कंपनी वो है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. ठीक है, तो आपको याद होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप अपने खुद रेगुलेशन सेट करें, ठीक है, या क्या कर लें, या फिर आप टेबल ए को ऑप्ट कर लें. ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं और उसके साथ आप मेमोरेंडम को जो है वो के साथ जो है इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपके लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो क्या चीज़ है कि अगर आपके आर्टिकल्स जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, ठीक है, या फिर हमने कहा कि भाई टेबल ए के अंदर कोई चीज़ एक्सक्लूड करते हैं, तो ये चीज़ हमने देखनी है कि टेबल ए वाले सारे कंटेंट्स जो है वो कवर हो जाए. ठीक है, क्योंकि टेबल ए एक आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कि जिसके थ्रू आप जो है वो यानी इसमें ऐड तो कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन बेयर मिनिमम इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि जो टेबल ए के अंदर आपके पास स्पेसिफाइड है. ठीक है, इसी तरह से फिर क्या करेंगे, आप आर्टिकल्स किस तरह से रजिस्टर करवाएंगे. तो डेफिनेटली हमने कहा कि भाई हर सब्सक्राइबर जो है वो आर्टिकल को क्या करेगा, साइन करेगा, और उसके साथ साथ उसका कोई विटनेस होगा कि जो उसकी सिग्नेचर पे अटेस्ट करेगा कि भाई इसने जो है वो साइन कर लिया या नहीं किया. मेरे साथ हैं यहाँ तक. यानी 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. हमने कहा पहली बात, 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स है इसमें. पहला पॉइंट क्या है आपके पास कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है. तो हमने कहा भाई पहली बात, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो या तो ये अपने खुद जो है वो रेगुलेशंस को सेट करे, ठीक है, या फिर टेबल ए को ऑप्ट कर ले. ठीक है, इसके साथ जो वो क्या करेगी, मेमोरेंडम उठाए, मेमोरेंडम के साथ आर्टिकल्स को लेके रजिस्ट्रेशन करवा दे. अगर आर्टिकल्स अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए या फिर रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आपके पास जो है वो टेबल ए की कंटेंट को पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि बेयर मिनिमम आपके पास टेबल के कंटेंट आने चाहिए. नंबर 3, आर्टिकल जो है वो आपके कौन साइन करेगा, सब्सक्राइबर करेगा, और उसके साथ विटनेस कौन करेगा, कोई भी बंदा जो है वो उसको विटनेस करेगा उसकी सिग्नेचर को कैसे सही तरह से साइन किया या नहीं किया. सब मेरे साथ हैं. 3 मार्क्स 3 पॉइंट क्लियर है. ठीक है, अब आप खुद मार्किंग करते जाएं कि अगर आपने ये 3 मार्क्स लिखे हैं, 3 चीजें लिखी थी तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखी थी तो इसका मतलब जो है वो आपके जितने पॉइंट्स नहीं लिखे उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद नंबर 2, नहीं पर्टिकुलर्स नहीं लिखने, इसमें पर्टिकुलर्स नहीं लिखने. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड देयर टर्म. यानी पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डायरेक्टर की कि भाई फर्स्ट डायरेक्टर कब अपॉइंट होता है. डेफिनेटली हमने कहा कि भाई सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम क्या करते हैं, नंबर एंड नेम्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं. क्या ये डायरेक्टर बढ़ सकते हैं. ठीक है, क्या ये नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ सकते हैं. हमने कहा बिल्कुल बढ़ सकते हैं. कैसे बढ़ सकते हैं. ठीक है, आप जो है वो जनरल मीटिंग के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अच्छा भाई फर्स्ट डायरेक्टर का टर्म क्या होगा. हमने कहा भाई फर्स्ट डायरेक्टर का टर्म होगा फर्स्ट एजीएम तक. यानी फर्स्ट एजीएम तक इनके पास टाइम है कि डायरेक्टर रहेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद फिर, ठीक है, यानी इसके अंदर आपके पास आप इफेक्टिवली ये समझ लें कि आपने 3 चीजें लिखी है. ठीक है, 3 पॉइंट्स थे. पहला पॉइंट कि अपॉइंटमेंट कब होगी, नंबर 2 क्या एडिशनल बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं, और नंबर 3 कि इनका टर्म क्या होगा. ये तीन पॉइंट्स आपने लिखे होने चाहिए. ठीक है, अच्छा फिर अगर हम सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की बात करें तो हमने कहा भाई सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कब होगी, तो हमने कहा इलेक्शन होंगे. कहाँ पे इलेक्शन होंगे,
एजीएम के अंदर इलेक्शन होंगे, जाहिर है जो जो आपके फर्स्ट का जो जो जब आप रिजाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब कब 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 जो है वो आपका टर्म एंड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट का टर्म एंड कब हो रहा है, फर्स्ट एजीएम के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा उस एजीएम के अंदर क्या होगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शंस के थ्रू क्या आएंगे, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स आएंगे। इनका टर्म कब तक होगा, इनका टर्म कब तक होगा, 3 इयर्स का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो फर्स्ट डायरेक्टर्स और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं, अच्छा देखें इस पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट्स थे, अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट। अगर आपने ये दो लिखे हैं तो बिल्कुल सही लिखा है इसका मतलब। फिर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी, ठीक है। वेरी गुड, हमने कहा भाई सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम क्या करेंगे, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो अपॉइंट कर देंगे। अच्छा भाई, इसका टर्म कब तक होगा, वेरी गुड। हमने कहा भाई इसका टर्म भी फर्स्ट एजीएम तक होगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये क्या कर दे, हो सकता है छोड़ के चला जाए, रिजाइन कर दे, ठीक है, इसको निकाल दिया जाए, ये सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो ये इसका इसका टर्म जो है वो एंड हो जाएगा। अच्छा भाई, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कब है, वेरी गुड। हमने कहा देखें, जिस तरह सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स इलेक्शन में अपॉइंट होते हैं, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव 14 दिन ऑफ इलेक्शंस के अंदर अपॉइंट होता है, यानी विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट होगा, ठीक है। और कौन अपॉइंट करेगा, हमने कहा सवाल ये कौन अपॉइंट करेगा, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करेंगे। अच्छा भाई, इसका टर्म कब तक रहेगा, इसका टर्म, इसके पास जो टेन्योर होगा वो कितने टाइम का होगा, 3 साल का होगा। सब मेरे साथ हैं, सारे पॉइंट्स लिखे थे ये जो हमने अभी डिस्कस किए। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेजर मार्क्स जो है वो इसमें से सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब जितने नहीं लिखे उतने मार्क्स कटेंगे। रिगार्डलेस ऑफ, मैं एक बात बताऊं, देखिए रिगार्डलेस ऑफ, अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं शायद आपकी ड्राफ्टिंग से ज्यादा आपके लेवल के ऊपर ये देखूंगा कि आपने पॉइंट सारे लिखे नहीं लिखे, ठीक है। ये वो पॉइंट्स थे कि जो आपने जो है वो किसी ना किसी तरह मेंशन किए हुए हो। अच्छा भाई, एक सवाल ये आता है कि मैंने ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है, क्या मैं ड्राफ्टिंग जो है वो फॉर एग्जांपल पॉइंटर्स में करूं या क्या करूं। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं करते, यहाँ पे जैसे आपके पास 4 चीजें थी, अलग अलग 4 चीजें लिख देते, हेडिंग डाल देते भले इसके अंदर के भाई, फर्स्ट डायरेक्टर्स लिखते, फिर लिखते अपॉइंटमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट बताते, फिर लिखते रिटायरमेंट, फिर मतलब टर्म बता देते। इसी तरह सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की हेडिंग डालते, अपॉइंटमेंट का वो लिखते, हेडिंग डालते फिर। तो इस तरह से आप देखें कर सकते हैं, जितना अच्छा उसको बना सकते हैं उतना अच्छा बनाए। पैराग्राफ के अंदर अगर आपने सारे एक ही ऐसे लिख दिया तो उसके अंदर हमारे लिए एज एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल, सिर्फ आर्टिकल्स के एक्सटेंड तक पूछ रहा था, ये थोड़ी कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बारे में बताएं, रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा था सिर्फ। तलहा रशीद खान, ठीक है, एनीवेज। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये एक टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, एक नहीं 2 टॉपिक इसमें रिवाइज हुए, एक डायरेक्टर्स का के एक्सटेंड तक हुआ और एक जो है वो आर्टिकल्स का टॉपिक जो है उसमें रिवाइज हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है, अटेम्प्ट करना है, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहा वो अपना नुकसान खुद करेगा, ठीक है। देखिए, आपके पास यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स है जरा काउंट करें, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आपके पास कितने मार्क्स हैं, 14 मार्क्स है ना। तो आपके पास टाइम कितना होना चाहिए, 21 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। आप इसे कोशिश करें कि उससे भी पहले अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। आपका टाइम जो है वो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया, अब इसे अटेम्प्ट करना है, जो नहीं कर रहा वो उसका अपने अपने साथ खुद नुकसान कर रहा है, ठीक है, जल्दी से अटेम्प्ट करें।
अटेम्प्ट कर लिया, स्टार्ट करें? जी हुरैन, फिर अटेम्प्ट करें। ये कर लिया है, चले नहीं मैं वेट कर रहा हूँ, अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, देखें ये पास्ट पेपर्स उसी वक्त अटेम्प्ट हो सकेंगे आपसे कि जब आपको टॉपिक्स जो है वो याद हो। ठीक है, अगर टॉपिक ही याद नहीं है तो फिर आप इतनी एफर्ट ना करें। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे लिखने में जो है वो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको याद ही नहीं है चीज़ें। और जो याद करके बैठा है वो खुद अपने अंदर डिफरेंस फील करेगा कि उसको अटेम्प्ट करने में जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आप खुद जो है वो एक डिफरेंस फील करेंगे अपने अंदर कि जब आप पास्ट पेपर्स को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे यहाँ एक बच्चा क्लिक भी रहा है, ठीक है, तो भाई आपका जो है ना वो टेस्ट नहीं हो सकता। फिर आप जो है ये आप अभी पीछे हैं, इसका मतलब वो स्टेज निकल गया। अभी जो स्टेज है वो ये है कि आपने पास्ट पेपर्स को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। वो फेज़ निकल गया कि जब आपको टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करवाए जाएँ। ठीक है, और उसमें से हमने जो रेगुलर हमारे सेशंस होते हैं उसमें हमने इसे किया भी है। एनीवेज, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सब मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर्स की डिस्कशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका सबका फोकस जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए। द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन इशूड अंडर सेक्शन 42। देखें, एक और टॉपिक आ गया टेस्ट होने के लिए। Of the Companies Act 2017 was revoked by the Commission as the affairs of the CRA were conducted in a manner prejudicial to the public interest. Under the Companies Act 2017, briefly discussed the effect of revocation of license on CRA, its members and officers. ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि कंडीशंस फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या है, ये नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि भाई एक कंडीशन जो कि क्या है, द अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये पूरी हो चुकी। तो कमीशन ने क्या किया, इसके लाइसेंस को रिवोक कर दिया। अब आप ये बता दें सिर्फ कि इसके असरात क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई इफेक्ट्स के अंदर बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई आपके जब लाइसेंस रिवोक कर दिया तो फिर क्या होगा, आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्ट कि जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी की सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, वो स्टॉप हो जाएंगी। नंबर 1, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर भी 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, कि आपकी सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी, लेकिन हाँ आप रिकवरी कर सकते हैं उन चीज़ों की, उन रिसीवेबल्स की जो आपके अपने अमाउंट्स थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अच्छा भाई, और क्या पॉइंट है, हमने कहा भाई आप ना डोनेशन के लिए सॉलिसिट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना ही डोनेशन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई है। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक है, दूसरे पॉइंट में भी 2 पॉइंट्स थे कि ना सॉलिसिट करेंगे ना रिसीव करेंगे। ठीक है, अब आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं ये अब आप खुद देखेंगे। ठीक है, और फिर नंबर 3, हमने कहा भाई सारे के सारे एसेट्स क्या होंगे। ठीक है, इसमें से इन एसेट्स के अंदर से क्या कर दें, 2 चीजें माइनस कर दें। पहली चीज कि आप इन एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को, डेट्स को सेटिस्फाई कर लें। ठीक है, सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर से जो है वो लाइबिलिटीज को एडजस्ट कर लें। जो आपके पास एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचे, इसमें से भी एक अमाउंट होल्ड कर लें। वो किस चीज के लिए करें, वाइंडिंग अप के लिए और स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, याद है ना सबको, ये 2 अमाउंट जो है वो आप अपने पास होल्ड कर लें। अच्छा भाई, जो बाकी एसेट्स हैं उनको क्या करें, उनको आप ट्रांसफर कर दें। किसे ट्रांसफर कर दें, एनी कंपनी हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, आप जो है वो उनको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेक्शन 42 के अंदर अगर कंपनी बनी हुई है तो उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, कितने डेज के अंदर ट्रांसफर करेंगे, 9999 within 90 days of the revocation और सच एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, 90 डेज भी हो सकता है और एक्सटेंडेड पीरियड भी हो सकता है, अगर कमीशन आपको अलाउ करे। 90 डेज तो इनिशियल है, लेकिन अगर कमीशन अलाउ करता है तो एक्सटेंशन भी आपको मिल सकती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनर कमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो मुझे जो याद आ रहा है वो ये आ रहा है कि एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर उसने इस क्वेश्चन के बारे में ये बात लिखी थी कि लोगों ने ये बात मेंशन नहीं की कि यहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन का भी जिक्र है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन की भी बात की गई है। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि 90 डेज भी लिखेंगे और साथ में एक्सटेंशन बाय कमीशन भी लिखेंगे। एनीवेज, अच्छा फिर क्या लिखें। ठीक है, हमने कहा कि भाई फिर इसके बाद वो कह रहा था कि मेंबर्स और ऑफिसर्स पे भी क्या फर्क आएगा। ठीक है, मेंबर्स और ऑफिसर्स पे इस पे क्या फर्क आएगा। हमने कहा भाई मेंबर्स और ऑफिसर्स जो हैं वो उस कंपनी के अंदर, ना वो ना उनका फैमिली मेंबर नहीं जा सकते। किस कंपनी के अंदर, कि जिसके अंदर जो है वो आपके एसेट्स ट्रांसफर हुए। कितने टाइम तक नहीं जा सकते, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये आप जो है वो इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो
अब इसके अंदर जो है वो आप ये नहीं लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो लेट्स से कि वाइंडिंग अप के बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप सेफ साइड पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई आपने क्या करनी है कि रिपोर्ट प्रेज़ेंट करनी है विदिन 15 डेज़। अगर कमिशन वो आपका रजिस्ट्रार सैटिस्फाइड हो जाता है तो आप, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, हाँ, देखा, इसीलिए दोषन मसला नहीं है, हम जो है वो इसीलिए अटेम्प्ट कर रहे हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो। ठीक है, आप नहीं लिख रहे इसीलिए तो मैं, देखिए अभी आप हाइलाइट कर लें कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें मिस आउट की हैं। यही तो लर्निंग पॉइंट है आपका। आज के सेशन का जो एजेंडा है वो यही है कि देखिए हमें याद होते हुए भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें क्वेश्चन सही रीड नहीं करा हमने। ठीक है, एनीवेज, फिर इसके बाद under the provision of the Securities Act 2015, no person shall make a public offer of the securities unless the Commission has approved the prospectus submitted by the issuer or offerer of the securities. ठीक है, discuss the exceptions to the above provision of the Securities Act 2015. देखें, ये कह रहा है कि भाई आपको कमीशन का अप्रूवल लेना जरूरी है, लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस के जिसके अंदर आपको कमीशन का, एससीसीपी का अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस क्या थी? ठीक है, तो अगर आपको रिकॉल हो रहा हो, बिल्कुल सही है, अगर आपको रिकॉल हो रहा हो तो अगर स्टेट बैंक सिक्योरिटीज इशू करे, या फिर हमने कहा कि भाई अगर बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है, तो इस केस के अंदर भी आपको जो है अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। या फिर प्राइवेट ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट्स की बात की जाए, उस केस के अंदर भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। या फिर हमने कहा कि भाई अगर सिक्योरिटीज इशू की जा रही है किसे, मेंबर्स को या एम्प्लॉयज ऑफ द इशूअर को, ठीक है, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स को, तो इस केस के अंदर भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। या फिर हमने कहा कि भाई अगर आप बात करते हैं कि, बिल्कुल सही है, स्पेशल डिविडेंड वाली बात करते हैं, ठीक है, कि भाई फॉर एग्जांपल लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को अगर सब्सिडरी के अगर आप जो है वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस के अंदर भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 केसेस वो थे कि जब आप जो है वो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। याद आया सबको? अगर आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने 5 पॉइंट्स नहीं लिखे तो ये, अब आप ये पूछेंगे, ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये 4 पॉइंट्स लिखे, 4 मार्क्स हैं तो 4 पॉइंट्स लिखे? नहीं, उसने यहाँ नहीं लिखा, उसने लिखा है डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द अबव प्रोविजन। इसका मतलब ऑल एक्सेप्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, आप 4 लिख के पूरे मार्क्स नहीं ले सकते इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? अच्छा भाई, इसके बाद on 4th February 2020, the Commission approved the prospectus of the Victory Limited for public offer of its securities. The directors intend to publish the prospectus on 10th April 2020. यानी क्या हुआ? 4th February को आपने अप्रूवल लिया है कि मैं प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने जा रहा हूँ, ठीक है, और पब्लिश करने की इंटेंट कब है? 10 अप्रैल को। ठीक है, under the provision of the Securities Act, advise the directors with regard to the following: the time frame within which the prospectus may be published, the requirements for publication of prospectus। तो पहली बात कर लेते हैं, टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रोस्पेक्टस में बी पब्लिश्ड। जी सही है दोशल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अब इसके अंदर आपने 60 डेज नहीं लिखना है, आपने लिखना है कि कब से। ठीक है, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द कमीशन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम काउंट करें कि भाई ये 60 डेज कब एंड हो रहे हैं, तो अगर आप 4th फरवरी के अंदर 60 डेज अगर काउंट करें तो कब एंड हो रहे हैं? ठीक है, तो 3rd अप्रैल पे जो है वो आपके पास एंड हो रहे हैं ना? नहीं फुजैल, ये पॉइंट सही नहीं है। अभी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसने अप्रूवल लिया 4th को और ये इंटेंट कर रहा है 10th अप्रैल को पब्लिश करने के लिए, तो क्या सही है? तो हमने कहा पहले तो विद इन 60 डेज आप ये चेक करें कि 60 डेज एंड कब हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 60 डेज के अंदर पब्लिश करना है आपने, तो 60 डेज एंड कब हो रहे हैं? 60 डेज एंड हो रहे हैं 3rd अप्रैल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3rd अप्रैल को एंड हो रहे हैं, 7th को 10th को ये पब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये विद इन टाइम पब्लिश नहीं कर रहे, तो इनको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, डेफिनेटली आप जो है वो एक्सटेंशन फिर सीख करेंगे, बिल्कुल सही है। एक्सटेंशन जो है वो आप क्या कर रहे होंगे? आप जो है वो इसमें एक्सटेंशन सीख कर रहे होंगे।
सब मेरे साथ हैं? ठीक है, एक्सटेंशन सीख करेंगे कि भाई मुझे जो है वो अप्रूवल के अंदर एक्सटेंशन ग्रांट कर दी जाए। अच्छा, फिर इसके बाद द रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की? नहीं, पहले तो ये बताएंगे पब्लिश कहाँ कहाँ होगा। पहली बात, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होगा। दूसरी बात, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो सकता है। ऐसा ही है ना? सिर्फ अगर न्यूज़पेपर की बात तो नहीं है। अच्छा, अब अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में कब कहाँ होगा? एटलीस्ट वन इंग्लिश एंड उर्दू डेली न्यूज़पेपर के अंदर होगा। कितने टाइम के अंदर होगा? ठीक है, कितने टाइम के अंदर न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश करना है? ठीक है, वो अब ये बात आएगी फुजैल, लेस देन 7 days और मोर देन 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, द प्रोस्पेक्टस शिल नॉट बी पब्लिश्ड। कब 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 आपके पास 7 दिन पहले या 30 दिन पीछे नहीं निकल जाना। ठीक है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट पे कब से कब तक पब्लिश होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर से लेके टिल द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी जब आप न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करें वहां से लेके आप जो है वो जब तक, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? ठीक है, अब आप खुद इवेल्युएट करें कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं कि क्या सारे पॉइंट्स लिखे नहीं लिखे। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको पेपर में एग्जामिनेशन के अंदर कंपनी लॉ के अंदर आपका जो है वो कोई इशू नहीं होगा, अगर अभी आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे तो। ठीक है, आगे मूव करें हम। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जरा जल्दी से, आपके पास जो टाइम लाइन है, टाइम लिमिट है वो कितना है भाई? ठीक है, 12 मिनट है आपके पास, जल्दी से इसे अटेम्प्ट करें और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अब ये एक नया टॉपिक डिस्कस होगा, इसमें डिविडेंड के बारे में आप पूरी जो है आपकी रिकैप हो जाएगा, सारा जो आपने किया है रिवीजन पूरा हो जाएगा इसमें। चलिए जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जायंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन के अंदर। ठीक है, in their meeting held on 25th February 2020 had approved 30% interim cash dividend for the shareholders। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? इंटरिम डिविडेंड की। While approving the dividend payment, the board had authorized to adjust dividend payable to one of the shareholders, Kamran Ahmed, against the amount due from him. Under the provision of the Companies Act 2017, state when an interim dividend is deemed to have been declared, पहली बात, and the responsibilities of GIL with regard to the payment। ठीक है, पहली बात ये कि कह रहा है कि डिक्लेरेशन जो है वो कब डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड होगा। ठीक है, तो फिर बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर आपका रजिस्टर क्लोज हो रहा है तो ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर फॉर द पर्पज ऑफ शेयर ट्रांसफर। और अगर आपका रजिस्टर क्लोज नहीं हो रहा तो फिर उस केस के अंदर कौन सी डेट होगी? डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये आपके पास 2 मार्क्स आ गए। ठीक है, 4 में से 2 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए कि अगर आपने ये बता दिया कि स्टेट व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड। मेरे साथ हैं? ठीक है। अच्छा, अब दूसरे 2 मार्क्स कैसे आएंगे? तो उसने कहा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं जीआईएल की विद रिगार्ड टू द पेमेंट। ठीक है, तो हमने कहा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है पेमेंट से रिलेटेड? पहली बात कि कैश के अंदर जो आप जो भी डिविडेंड पे करेंगे वो किससे पे होगा? प्रॉफिट से पे होगा। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या है कि भाई डिविडेंड किससे पे किया जाएगा? कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिविडेंड पे करे, लेकिन कहाँ किसे पे करे? जिसे भी शेयर होल्डर ने बताया है, या तो शेयर होल्डर को पे करे या उसके बताए हुए किसी भी बंदे को। ठीक है, कहते हैं ना टू देयर ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये पहला पॉइंट था।
दूसरा क्या है कि क्योंकि यहाँ पे कैश डिविडेंड की बात की गई है, ठीक है, और लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या थी कि कैश हमेशा कैसे पे होगा, डायरेक्टली पे होगा, किसके अंदर, डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पे होगा। ठीक है, आप इसमें वारंट नहीं दे सकते, पे ऑर्डर नहीं दे सकते, आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करना है, डायरेक्टली अकाउंट के अंदर करना है। सब मेरे साथ है? ठीक है, अगर आपने ये 4 पॉइंट्स इस तरह से लिखे तो आपको किसी भी तरह से, मतलब किसी भी वर्डिंग्स में आपने लिखे, अगर आपने ये 4 पॉइंट्स लिखे, तो मैं आपको अगर एग्जामिनर हूँगा तो 3.5 मार्क्स तो दे ही दूँगा, अगर ड्राफ्टिंग में मसला भी हुआ तो। ठीक, क्योंकि पॉइंट सारे लिखे हैं आपने। आइडेंटिफाई दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच द डायरेक्टर्स में विदहोल्ड और एडजस्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि भाई कब आप जो है वो विदहोल्ड कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ऐसी इंस्ट्रक्शन दी गई हो जिससे कंप्लाई ना कर सकते हो पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, या फिर आपका भी कोई अमाउंट जो है वो कंपनी की तरफ निकलता हो तो जिससे वो इसे एडजस्ट कर ले, या फिर हमने कहा कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। बिल्कुल सही है। ये एक और पॉइंट हो सकता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो है वो कंपनी की गलती ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसा रीज़न जिसमें कंपनी की रिस्पॉन्सिब कंपनी लाइब मतलब कंपनी की मिस्टेक ना हो नॉन पेमेंट के अंदर। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अब आप कहेंगे यार ये कैसी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स हैं और इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो मेरे भाई फिर यही बात मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस, ये नहीं लिखा आइडेंटिफाई एनी 2 ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो अगर 1 मार्क भी होगा तब भी आप पूरा लिखेंगे जो भी आंसर होगा। आपने मार्क्स को देख के आंसर नहीं लिखना है, अनलेस कि वो खुद रिस्ट्रिक्ट कर दे नंबर्स के अंदर कि भाई आइडेंटिफाई 3 सर्कमस्टांसेस, 4 सर्कमस्टांसेस, तो आप कर सकते हैं ये काम, वरना आपने सारे के सारे सर्कमस्टांसेस लिखने हैं। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट, list the steps which GIL would take to would require to take for the adjustment of dividend payable to Kamran Ahmed against the amount due from him। क्या स्टेप लेगी भाई? देखें, और कोई आंसर? जी जी जी, बताइए। बिल्कुल सही है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो एससीसीपी का जो परमिशन लेनी है, ठीक है, शेयर होल्डर का कंसेंट भी लेना है, ठीक है, कि आपकी जो अमाउंट ड्यू है उससे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और साथ साथ आप एससीसीपी से भी इस चीज़ के अंदर कि भाई हमने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया, उनको भी जो है वो आप इंटीमेट करेंगे कि हमने जो है वो यहाँ से शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया कि इसकी तरफ से एक अमाउंट मतलब रहती है, उससे हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक?
ठीक है। अब इसके इसके सब मेरे साथ है यहाँ तक? चलें, जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये हो सकता है, देखिए कुछ आंसर्स अगर आप देखें जो हम यहाँ डिस्कस करें, ये पॉसिबिलिटी है कि पास पेपर में सारे पॉइंट्स ना लिखे हों, या ये भी पॉसिबिलिटी कि पास पेपर्स के सजेस्टेड आंसर्स में डिफरेंट लिखे हों, लेकिन अगर आप ये पॉइंट जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ये लिख के आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ठीक है, चलें, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से जो है वो आप इसे अटेम्प्ट करें और फिर हमसे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही है, सबा बिल्कुल नेसेसरी है। उसका रीज़न ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंड के साथ हो रहा है। 243 सेक्शन के अंदर अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो पॉइंट ई के बाद जब ये स्टार्ट होता है तो एंड के साथ होता है। इसका मतलब ये कि सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर आपको कमीशन को एप्लीकेशन लिखना ज़रूरी है। लेकिन आप ज़ाहिर शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग डेफिनेटली ज़रूर देंगे इसमें।
बिल्कुल नूर, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, इस अटेम्प्ट के अंदर एमसीक्यूज थे नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो हम करेंगे उसके अंदर पे डेफिनेटली एमसीक्यू लाएंगे, तो उसको भी बात करेंगे। चलिए जी, करें डिस्कशन इसके ऊपर। परफेक्ट। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ मीटिंग्स के अंदर हम चले गए, ठीक है, मीटिंग्स के टॉपिक को टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द अल्फा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, अगेन ठीक है, लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है, इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2020 टू ट्रांजैक्ट सेवरल ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस सच एज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले एक कोर्स का पार्ट होता था, अब जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अब जब आपका नई स्कीम अनाउंस होगी तो उसमें डेफिनेटली जो है वो आपके कोर्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 लिस्ट द इंफॉर्मेशन व्हिच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एएल's notice of annual general meeting to be published by the newspaper published in the newspapers. Your answer should cover all the aspects which must either be included in or to be annexed to the notice of the annual general meeting. ठीक है, अब फिर सवाल पढ़ते हैं। लिस्ट द इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एएल्स नोटिस। ठीक है, ये आपने करना है कि भाई इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है कि जो एएल के नोटिस में आएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, स्पेशल बिजनेस और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इन तीन से रिलेटेड जो नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग में चीज़ें आएंगी वो क्या क्या आएंगी। ठीक है, तो हमने कहा भाई अगर मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूँ तो क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस आएगा, जो एजेंडा है उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह जो बेसिक बात है, बेसिक बात क्या है कि भाई कहाँ होगी, कितने बजे होगी, किस दिन होगी, ये आप बताएंगे इसके अंदर। इसी तरह से क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो आप ये बताएंगे कि भाई आपके पास वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है कब, कि जब आप 10% और मोर वाले मेंबर्स जो हैं वो अप्रोच करें। ठीक है, एक ही सिटी के अंदर रहते हैं और वो वीडियो लिंक की फैसिलिटी चाहते हैं तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसी तरह से कि भाई मेंबर्स के पास राइट है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रॉक्सी के पास क्या राइट है कि वो किसी भी मीटिंग के अंदर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और फिर लास्टली क्या है कि टू बी अकम्पनीड बाय अ प्रॉक्सी फॉर्म, ठीक है। आप जो है वो इसके अंदर जो प्रॉक्सी फॉर्म को भी ज़ाहिर है इसके साथ जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये 5 चीज़ें अगर आपने इसके अंदर लिखी तो आपका जो ऑर्डिनरी बिजनेस वाला एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये 5 चीज़ें लिख दी यानी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, अभी तो हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें ना, ये नॉर्मल बिजनेस की बात करें। अब आ जाते हैं स्पेशल बिजनेस के अंदर, ठीक है। फिर आएंगे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। पहले हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल बिजनेस की, अब बात कर लेते हैं। स्पेशल बिजनेस भी है, ठीक है। टू ट्रांजैक्ट लिखा हुआ है ना, टू ट्रांजैक्ट सेवरल ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। तो आपने ऑर्डिनरी से पर्टेनिंग जो चीज़ें नोटिस में आनी थी वो तो बता दी। अब स्पेशल से पर्टेनिंग जो चीज़ें नोटिस में आनी है उस पर भी बात कर लेते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। हमने कहा भाई नंबर 1 आपके पास क्या चीज़ है कि जब भी स्पेशल बिजनेस की बात करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा जो है वो ड्राफ्ट जो जो भी, अगर चाहे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना चाहेंगे तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना चाह रहे हैं तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी साथ में रखेंगे, ठीक है, पहली बात। और फिर स्पेशल बिजनेस के केस के अंदर आपने क्या करना होता है, मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से डायरेक्टर्स का या किसी ऑफिसर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और फिर आप ये भी बताएंगे अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करवाना है तो फिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे कितने बजे जो है वो इंस्पेक्ट किया जा सकता है बिफोर मीटिंग, ये भी आप इसके अंदर बताएंगे। सब मेरे साथ है यहाँ तक। अच्छा, ये स्पेशल बिजनेस है, तीन तीन पॉइंट्स हो गए ना, यानी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन साथ में। नंबर 2 आप इसके अंदर जो है वो मटेरियल फैक्ट्स बताएं, ठीक है। इसी तरह से मटेरियल फैक्ट्स के अंदर क्या क्या बताएं कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे। इसी तरह से लास्टली आप क्या बताएंगे कि भाई आपका जो अगर कोई अप्रूवल चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को कहाँ इंस्पेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास इन टोटल कितने हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। 8 पॉइंट्स 8 मार्क्स, ठीक है। यानी 5 नॉर्मल बिजनेस के, 3 जो है वो आपके पास स्पेशल बिजनेस के। अब आ जाते हैं जरा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स से पर्टेनिंग इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। आप ये बताएंगे कितने नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर इलेक्शन किया जा रहा है, और नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स आप इसके अंदर बता देंगे, ठीक है। तो ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स तो 9 मार्क्स हो गए। अच्छा, एक मार्क है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, वो एक मार्क जो है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। देखिए, इससे आपकी इवैल्यूएशन हो रही है नहीं हो रही है। अगर अभी हम पास पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। पास पेपर्स हम अटेम्प्ट करें, ये मतलब आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो हम इसको और सेशंस रखें फिर। चलें जी, परफेक्ट है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट सेशन आपको अनाउंस कर देंगे, प्रोबेबली जो है वो वेडनेसडे को हो रहा होगा, ठीक है। इससे आपको आपके जो एरियाज हैं, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको भी हाईलाइट हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि विद इन टाइम अटेम्प्ट हो रहा नहीं हो रहा, सारे पॉइंट्स लिख रहे नहीं लिख रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इससे पता चल जाएगी। सिर्फ याद करना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विद इन टाइम अटेम्प्ट करना वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है कि मेरा जो कंपनी लॉ का, क्योंकि हमारे टाइम पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे, तो मैं कोई शायद पौने 2 घंटे में या 2 घंटे में पेपर करके बाहर आ गया था, ठीक है। और मैं उसके बाद ये सोच रहा था मेरे पास अभी भी 1 घंटा है, लेकिन मैं करूँगा क्या इस 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा तो उसको रिवाइज़ भी कर दिया है। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है वो पेपर ऑन टाइम ख़त्म कर सकें। ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे में बाहर आ जाएँ, ठीक है, बगैर कुछ किए। लेकिन ये है कि आप जो है वो भले टाइम लें, ठीक है, लेकिन आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके। एनीवेज़ यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपका सेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।